हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट का रिवीजन लेक्चर 1 मैं शुरुआत करता हूँ एक प्रीवियस ईयर से। तो मैं सोचता हूँ क्योंकि EMI/AC की काफ़ी डिमांड मेरे पास आई है, तो मैं जो आए हुए सवाल हैं ना, तो उनको जो उनमें से कुछ अच्छे सवाल लगेंगे मुझे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने वाले, तो उनकी हेल्प से रिवीजन कराता हूँ। उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या होता है। तो और इसके साथ साथ आप लोग EMI/AC में जो आपके सवाल डाउट की तरह अटके हुए हों, आप प्लीज़ मुझे इस पूरे वीक वो मैसेज करते रहिएगा, क्योंकि मैं ये पूरा वीक EMI/AC ही करवाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी काफ़ी डिमांड आई है, तो मैं काफ़ी स्लो इसी टॉपिक को कराने वाला हूँ। आप मुझे रोज़ के रोज़ EMI/AC, एक नालायक ने मुझे EMI/AC के ना सारे EM वेव्स के सवाल भेजे हैं, तुझे पर्सनली अलग से मैसेज करके बताऊँगा मैं। तो EMI/AC मतलब EMI/AC के भेजो, है ना, उनको मैं एग्जाम्पल की तरह ले लूँगा पढ़ाते हुए। चलो, metallic rod of length L is tied to a string of length 2L and made to rotate with angular speed omega with the one end of a string fixed in a perpendicular magnetic field. Find EMF induced across edges of rod. बच्चों, इस सवाल का क्या कॉन्सेप्ट है? तो इस सवाल का कॉन्सेप्ट है बेटा कि जब कोई कंडक्टर किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से चलता है कि उसकी वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो एजिस में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस को मोशनल EMF या इंड्यूस्ड EMF का ही एक तरीका है, वो टाइप है कहते हैं। और उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? तो देखिए, उसने ये कहा है कि एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके, क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा कि उसको एजिज ऑफ रॉड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बस इसमें इंटरेस्ट है उसको, इस स्ट्रिंग में इंटरेस्ट नहीं है। इस सवाल को पूछने का तरीका एक ये भी हो सकता था कि स्ट्रिंग जो है वो नॉन कंडक्टिंग है और जो रॉड है वो कंडक्टिंग है, तब भी रॉड का ही बताया जाता। तो आप रॉड पे कहीं जाकर एक एलिमेंट ले लीजिए और एलिमेंट की थिकनेस dx मान लीजिए। V इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉन्सेप्ट से इस एलिमेंट की, क्योंकि इस तरह से घूम रहा है, इनसाइड द पेपर जा रहा है और बाहर की तरफ आ रहा है, समझ रहे हो? ये जैसे ओमेगा मैंने बनाया है, तो ये घूमता हुआ पहले पेपर के अंदर गया, तुम्हारे रजिस्टर के अंदर गया और उसके बाद तुम्हारी तरफ आया इस तरह से। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा दे रखा है? परपेंडिकुलर, कि मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे अगर ये हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहा होगा, क्योंकि उसने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बोला है। और कितना मैग्नेटिक फील्ड है? वो है B। तो चलिए, आप क्या होता है मोशनल EMF का फॉर्मूला? मोशनल EMF का फॉर्मूला होता है VBL। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर होते हैं तो एक इंड्यूस्ड EMF आ जाता है, जिसको मोशनल EMF भी कहते हैं। और उस मोशनल EMF का फॉर्मूला होता है VBL। तो आ जाइए यहाँ पर, कितना होगा इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वेलोसिटी V, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये है B, और L का मतलब लेंथ, और एलिमेंट की लेंथ dx है। ये सिर्फ मैंने किसके लिए अप्लाई किया है? एलिमेंट के लिए अप्लाई किया है। तो डी ई इज इक्वल टू, बच्चों ये है वेलोसिटी, लेकिन हमें दे क्या रखी है? एंगुलर वेलोसिटी। तो आप तो जानते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो बस ये V इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा दीजिए, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहाँ पर है ना, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी है? x। तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड दिस इज B dx। थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, तो ओमेगा B x dx, दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेट। और आप फिर से एक बार देख लीजिए, उसने सिर्फ रॉड के एजिस के बीच में पूछा है, उसे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस रॉड के किनारों के बीच में चाहिए। तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक लगेगी। तो ये जो लोकेशन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है? 2L। और ये जो लोकेशन है, ये वाली लोकेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है? टोटल ये कितनी लेंथ है? तो 2L तो यही थी और L ये है, तो कितना हो गया? 3L। तो लिमिट हो गई ये 3L। मैं थोड़ा इधर कर दूं कैलकुलेशन अब। LHS में तो E है, ओमेगा B, एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट है ये 2L और ये है 3L।
सो दिस इज ओमेगा बी बाई टू। चल जल्दी से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 9 स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर, ये है 5 ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई टू। ओके, जेई मेन प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जा रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाने से पहले इसकी एक छोटी सी बात और बता दूँ। देख इधर, ये रोटेटिंग कंडक्टर का ना कॉन्सेप्ट होता है, रोटेटिंग कंडक्टर, और एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर जिसमें सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होता है। तो जैसे ये कोई कंडक्टर है और इसके हर एलिमेंट की वेलोसिटी सेम है, तो इसमें बिल्कुल भी रोटेशन नहीं होगा। आप इसको कहेंगे कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है, यहाँ पे हर एलिमेंट की वेलोसिटी v है। मान लो इसकी लेंथ l है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। मान लीजिए इसकी वैल्यू b है, तो इस केस में कितना होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो होगा vbl, क्योंकि हर एलिमेंट की वेलोसिटी कितनी थी, सेम, हर एलिमेंट की। इसलिए इस रॉड के एजेस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, VBL। लेकिन बच्चों, अगर यही कंडक्टर अगर ऐसे चल नहीं रहा होता, बल्कि ये इस किनारे के अबाउट घूम रहा होता ऐसे, तो अगर घूम रहा होता बच्चों, तो फिर ये जो एलिमेंट x डिस्टेंस पर है ये वाला, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसकी वेलोसिटी ये होती। जबकि अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट देखूं तो वो x डिस्टेंस पे नहीं है, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट एलिमेंट और ज़्यादा डिस्टेंस पे है, यहाँ और ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है। तो हर एलिमेंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी, सीधा VBL सीधा नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे केस में छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस इस एलिमेंट का निकालना पड़ेगा। एलिमेंट की थिकनेस को dx मान लीजिए और कह दीजिए VBL, तो V इज dV, V इज द मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ को कह दीजिए dx, जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रहा होगा। मान लीजिए इनवर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी रहा है। dV की वैल्यू पुट कर दीजिए x ओमेगा बी dx, ओमेगा बी और x dx, और रीअरेंज करके दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। तो ये e आ गया ओमेगा बी एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट क्या लगा दोगे, यहाँ से देखो, इसके अबाउट करना ना रोटेट, तो क्या लिमिट लगेगी, 0 से l। अगर पूरी रॉड चाहिए 0 से l, यही 0 से l लगा दिया, तो ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई टू। यहाँ दोबारा लिख दूँ, ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई टू। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आया किसका, रोटेटिंग कंडक्टर का, और ये ट्रांसलेटरी मोशन का था। तो तुम कहोगे सर पिछले सवाल में भी ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई टू आना चाहिए था। नहीं, मैं तुझे कब रटवा रहा हूँ ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई टू, मैंने तो तुझे तरीका सिखाया कि एक एलिमेंट ले और फिर देख कि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पूछा है, रॉड का। तो रॉड कहाँ से शुरू है और रॉड कहाँ पे ख़त्म है, वो लिमिट लगा। तो यहाँ पे तो रॉड 0 से शुरू है और L पे ख़त्म है। और पिछले सवाल में रॉड कहाँ से शुरू थी, 2L से, ख़त्म कहाँ पे थी, 3L पे, तो लिमिट 2L से 3L लगेगी, जिसकी वजह से आंसर बदल जाएगा। बच्चों, ये सवाल है ग्रोथ ऑफ करंट टॉपिक से। ये आपका RL सर्किट है, इंडक्टर लगा हुआ है और एक लगी हुई है बैटरी। तो EMI चैप्टर से ही है डेफिनेटली, और RL सर्किट का सवाल है। ग्रोथ ऑफ करंट टॉपिक है, कैसे पता, देखो डीके ऑफ करंट कब होता है, जब बैटरी हटाई जाए। अभी इसमें क्या है, बैटरी लगा रखी है, बैटरी डिस्कनेक्ट करने को नहीं बोला है। उसने कहा फाइंड रेशियो ऑफ करंट एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब t इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब सर्किट को कनेक्ट किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होगा, उस टाइम पे करंट निकालनी है। और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब जब ये हमने सर्किट कनेक्ट किया होगा उसके 1 सेकेंड के बाद करंट निकालनी है। दोनों करंट का हमें रेशो बता देना है। तो चलिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा कॉन्सेप्ट की, और इसी तरीके से मैं आपको ये चैप्टर इस पूरे वीक पढ़ाने वाला हूँ। ये भी एक बच्चे ने, ये वही नालायक है जिसने मुझे सारे EM वेव्स के डाउट भेज दिए, लेकिन EMI कह के, लेकिन हाँ ये EMI का ही है बेटा, तो ये तेरा ही डाउट है बच्चे। तो देखो, जैसे ही इसने बच्चे ने डाउट भेजा, तो ऐसे ही आप मुझे पूरे वीक EMI ऐसे के डाउट भेजते रहो, और मैं अपने लेक्चर्स में लेता रहूँगा और साथ साथ रिवाइज कराता रहूँगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है इसका बच्चों, कॉन्सेप्ट है ग्रोथ ऑफ करंट। EMI चैप्टर का ग्रोथ ऑफ करंट टॉपिक से ये सवाल है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर एक सेल के साथ, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए, बैटरी हटाई नहीं जाए, बैटरी कनेक्ट की जाए, तो ऐसे केस में सर्किट में करंट धीरे धीरे बढ़ती है, और इसको ग्रोथ ऑफ करंट कहते हैं। ऐसे केस में बच्चों आप अप्लाई करोगे I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। मैंने इसका पूरा डेरिवेशन भी करवाया क्लास में, है ना। यहाँ पे आई नॉट में किसको कह रहा हूँ,
यहाँ पे आई नॉट का मतलब है ईएमएफ अपॉन सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, ये आई नॉट का मतलब है। और यहाँ पे जो टॉ है इसका क्या मतलब है, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशो, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर बच्चों ये सवाल है। तो चलिए, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। मुझे ये बता दो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर टी अपॉन टॉ? बोलो, लिख सकता हूँ? बच्चों, जब ये टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू तो बहुत लार्ज हो जाएगी, है ना, अप्रोच टू इन्फिनिटी हो जाएगी। और जब आप 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो ये तो टर्म नियरली ज़ीरो ही आएगी। सही कह रहा हूँ ना, ये टर्म नियरली कितनी आएगी, ज़ीरो। जब आप t को इन्फिनिटी पुट कर दोगे, वापस सुन ले, e की पावर जब आप समथिंग यहाँ इन्फिनिटी लिखोगे तो ये पूरी टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी और 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ज़ीरो को अप्रोच करेगा और 1 माइनस ज़ीरो 1 होगा। इसका मतलब ये करंट तो आ गई है आई नॉट, मैं इसको I1 नाम दे देता हूँ। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो करंट है वो आई नॉट है। उसने कहा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी बताओ, एट t इज इक्वल टू 1। चलिए, I इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला वापस बच्चों, आई नॉट किसको कहते हैं यहाँ मैंने बताया था। तो I इज इक्वल टू आई नॉट इज E अपॉन आर। देखिए लिखा है E और ये लिखा है R, तो मैंने सीधा वैल्यू पुट कर दी है E अपॉन आर। आई इज इक्वल टू आई नॉट, ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। टी को कितना कहा गया है, 1 सेकेंड, और टॉ क्या होता है, L बाई आर। हाँ, ये समझ नहीं आया होगा तुझे, है ना, कैसे 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 घूर रहे हो स्क्रीन पे, क्या है ये, टी अपॉन टॉ ना, तो रेसिप्रोकल लिख दिया भाई, टॉ को L बाई आर लिखेगा तो ये आर ऊपर जाके आर बाई एल नहीं बन जाएगा, और टी की वैल्यू 1 पुट कर दी क्योंकि टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ट्राई कर रहा हूँ, यस और नो। तो बेटा I इज इक्वल टू, ये देख क्या है, 3/2। यस, बेसिकली आई नॉट ही तो है ये, अरे आई नॉट ही तो है, इसे 3/2 15/10 की ज़रूरत ही नहीं थी, इसको सिर्फ आई नॉट ही रहने दो, या इस आई नॉट को भी 3/2 पुट कर लो, योर चॉइस, राइट। तो ये मैंने बिना मतलब ही यहाँ पे मेहनत करी क्योंकि मुझे लास्ट में रेशो निकालना है। क्या निकालना है, रेशो, फॉरगेट इट, मत लिख इसकी वैल्यू, ये वापस हम वही लिख लेते हैं, क्या, आई नॉट, इसको वापस आई नॉट ही लिखते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल। बेटा आर कितना है, 10, और एल कितना है, 5। यस, यूनिट का ध्यान रखेंगे, 5 हेनरी ओम, ये सब एम के यूनिट है, परफेक्ट है। आई इज इक्वल टू आई नॉट, इस करंट को मैं I2 मान लेता हूँ अब कि करंट I2 है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2। यस, तो I2 इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। I2 इज इक्वल टू आई नॉट, एलसीएम लेके ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, दिस इज I2। क्या डिमांड है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो करंट है, तो कौन सी करंट है t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, I1, और t इज इक्वल टू 1 पे जो करंट है वो कौन है, I2। इसका रेशो पूछ रहा है तो I1 अपॉन I2 आपसे पूछ रहा है, तो कर दो जरा I1 अपॉन I2। एक बात बता दो बच्चों, जब I1 अपॉन I2 करोगे तो LHS अपॉन LHS इज इक्वल टू RHS अपॉन RHS करोगे तो ये I नॉट से तो I नॉट कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये क्या आएगा, ये पूरा लिख के दिखाऊं, नहीं तो तुझे गड़बड़ लगेगी। ये देख, I नॉट अपॉन आई नॉट और ये पूरा ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, और ये ऊपर शिफ्ट कर दे, बोल क्या आ रहा है, ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है, जी हाँ, इस सवाल का सही आंसर होगा बी। इजी है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये ग्रोथ ऑफ करंट, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, जब भी बैटरी कनेक्ट की जाएगी तो ग्रोथ ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो बेटा ये आपने जिस क्वेश्चन बैंक से भेजा था उसने गलत ऑप्शन दे रखा है, उसका आंसर फर्स्ट है ना, इसका सही आंसर सेकंड होगा। तो आपने लिखा था कि आपने सेकंड ही अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल आपने सही अटेम्प्ट किया है, ओके। गोइंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों ये सवाल एक प्रीवियस ईयर है, जेई का आया हुआ सवाल है, और इस तरीके के सवाल काफ़ी पॉपुलर सवाल होते हैं मेडिकल एंट्रेंस में। इन्होंने कहा है, कॉइल एंड बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 120 वोल्ट डीसी सोर्स।
A soft iron core is now inserted in the coil then in steady state। और चार ऑप्शन दिए हैं कि बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ेगी, कम होगी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि वो सेम बनी रहेगी जैसे कि इनिशियल वैल्यू में थी। देखो मैंने इसमें काम की बात पढ़ी, देन इन स्टडी स्टेट। वो कह रहा है कि भाई कोई जनरल बात नहीं करना मेरे से, मुझे तो स्टडी स्टेट पे कमेंट करके दिखा दो। किस पे? स्टडी स्टेट पे। तुमने ये रियलाइज़ किया कि ये जो सवाल है ये किस टॉपिक का सवाल है? ये रियलाइज़ किया कौन से टॉपिक का है? ये अगेन बच्चों उसी ग्रोथ ऑफ करंट टॉपिक का सवाल है। इस सवाल में ये कहा गया है कि एक बल्ब है, तो बल्ब है मतलब बल्ब का एक रेजिस्टेंस होता है, तो एक रेजिस्टेंस है, और एक कॉइल है। इस चैप्टर में कॉइल सोलेनॉइड को कहते हैं, ओके, इंडक्टर, दिस वन। और इसके साथ एक डीसी सोर्स है, मतलब एक सेल लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, ऐसे। तो बैटरी लगी हुई है ना? तो ग्रोथ ऑफ करंट टॉपिक हो गया। अब पता नहीं कब से लगी हुई है, स्टडी स्टेट आ रखी होगी, 120 वोल्ट की है, उसका मुझे कुछ नहीं करना। सॉफ्ट आयरन कोर इज नाउ इंसर्टेड। अच्छा होगा क्या? पहले एक बात बता दें, ये जो सर्किट बना हुआ है, ये मैंने भी पिछले सवाल में बताया, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। ये टॉ क्या होता है? L बाई आर। तो I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। टॉ होता है L बाई आर, ओके। और इसको मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर आर टी अपॉन एल। बेटा एक बात बता, जब उसने स्टडी स्टेट लिख दिया, क्या लिख दिया? स्टडी स्टेट लिख दिया, तो इसका क्या मीनिंग होता है? स्टडी स्टेट का मतलब होता है टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसने कहा सॉफ्ट आयरन कोर डाल दी मैंने, लेकिन उसके बाद भी तू मुझे टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात बता। तो अगर मैं यहाँ पर टी को इन्फिनिटी पुट कर दूँ, यहाँ टी को इन्फिनिटी पुट कर दूँ, तो ये पूरी टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी, और 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करेगा, 1 माइनस 0 0 होगा। तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे i सिर्फ आई नोड होगा, और आई नोड ई बाई आर को कहते हैं, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं समझ में आई बात? दोबारा सुन, दोबारा सुन, मैं तुझे फिर से बताता हूँ। मैंने तुझे बेटा ये कहा, इसको एक बार तो दोबारा देख ले, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा इसको दोबारा देख ले। मैंने आपसे ये कहा बच्चों कि अगर आपने सॉफ्ट आयरन कोर डाल भी दी तो उससे कहाँ चेंज आएगा, जरा ये सोचो। देखो सॉफ्ट आयरन कोर तुमने डाली है किस में? तुमने कॉइल में डाली है। तो कॉइल में सॉफ्ट आयरन कोर डालने से क्या बदल जाएगा? कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस बदल जाएगा। लेकिन क्या स्टडी स्टेट की करंट सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंड करती है? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, नहीं ना। कैसे? क्योंकि ये जो फॉर्मूला लिखा है ग्रोथ ऑफ करंट का, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ, इसमें इस नेगेटिव टर्म को अगर मैं 1 अपॉन करके लिख दूं तो ये पॉजिटिव हो जाती है। तो इसी में टॉ को पहले L बाई आर लिख दिया मैंने, और उसके बाद ये करंट का एक्सप्रेशन बना I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर आर टी अपॉन एल। मैं ये मानता हूं कि सॉफ्ट आयरन कोर डाल देने से L बदल जाएगा, ये मानता हूं मैं 100%। लेकिन सवाल T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर पूछा गया है। बच्चों ये L कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर तुम ये T इन्फिनिटी रख दोगे तो ये पूरी वैल्यू तो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी ही, और अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी ये पूरी टर्म तो 0 को अप्रोच करेगी, और 1 माइनस 0 1 होगा। तो ऐसे केस में तो करंट आई नोड होगी, और आई नोड किसे कहते हैं? मैंने 5 मिनट पहले ही बताया था, आई नोड ई बाई आर को कहते हैं। तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो करंट सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ और रेजिस्टेंस का फंक्शन होती है, और सॉफ्ट आयरन कोर डालने से ना तो बैटरी का ईएमएफ बदलेगा ना ये रेजिस्टेंस सर्किट का बदलेगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर तो तुम यहाँ इस इंडक्टर के अंदर डाल रहे हो, उससे तो सिर्फ इस एल में चेंज आएगा, लेकिन स्टडी स्टेट की करंट तो एल पे डिपेंड ही नहीं करती।
और बच्चों जब तक आप बल्ब बल्ब कौन है, बल्ब रेजिस्टेंस ही तो है, तो इसका मतलब बच्चों जब करंट ही नहीं बदलेगी तो ये कोई बल्ब कितना ब्राइट नजर आएगा, कोई बल्ब कितना ब्राइट नजर आएगा ये तो उसके पावर कंजप्शन से डिसाइड होगा, पावर कंजप्शन आई स्क्वायर आर होगा। अब इस बल्ब का आर भी नहीं बदला और स्टडी स्टेट पे सवाल पूछा जा रहा है कि स्टडी स्टेट पे क्या ब्राइटनेस है, तो आई की वैल्यू स्टडी स्टेट पे नहीं बदलेगी कुछ भी कोयल वोयल के अंदर कुछ भी डालने से, तो पावर कंजप्शन तो सेम रहेगा, तो उसकी ब्राइटनेस सेम बनी रहेगी, उसकी इंटेंसिटी सेम बनी रहेगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन टिक करूंगा मैं, इसका ऑप्शन मैं टिक करूंगा फोर्थ। कुछ समझ भी आ रहा है? चलिए अब इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। इस सवाल में बच्चों एक 10 हेनरी इंडक्टर नज़र आ रहा है, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है और 5 वोल्ट की एक सेल है। फाइंड करंट आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ कनेक्शन मेड, मतलब इस कनेक्शन को बनाने के 2 सेकेंड के बाद करंट पूछी हुई है। देखो सवाल को देखते हिंट मिल गया होगा ना। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये जो तुम्हारा दिमाग चलता है ये वैसे क्यों नहीं चलता, अब तो बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है दिमाग तुम्हारा। दिख रहा है कि अब ये वापस ग्रोथ ऑफ करंट का सवाल है, भाई सारे प्रीवियस ईयर उठा रहा हूँ। और जो नहीं होते वो देखो बहुत सिंपल वाले तो यार अब मैं बिल्कुल कि ये यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता दो एंड ऑल। तो फिर भी अगर तुम्हें कहीं ऐसे सवालों में डाउट है, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो। मैंने अनाउंस करता हूँ हमेशा कि EMI/AC की क्लास आने वाली है, अब आज भी बोल रहा हूँ पूरे वीक EMI/AC पढ़ाने वाला हूँ। जो भी सवाल है बच्चों EMI/AC के प्लीज़ कीप सेंडिंग, पहले EMI के भेजना है ना, फिर AC के भेजना उसके बाद, तो वही मैं साथ साथ लेता जाऊँगा। फिर जैसे तुम्हारे सवाल फंस रहे होंगे वही तो पढ़ाऊँगा, वही तो रिवाइज करवाऊँगा। ये देख ये है सीधा फॉर्मूला जो तुझे अप्लाई करना है। आई नॉट क्या होता है, E/R 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टो, क्या बोला इसको 2 रख दो, टो क्या होता है L/R, ये ले बस हो गया। अब क्या करवाओगे मेरे से, EMF कितना है 5, R कितना है R कितना है, ये R है 5, 1 माइनस ई टू द पावर, ये क्या लिखा है, ये लिखा है टू द टी की पावर, यहाँ पे 2 लिख दिया था, टी की वैल्यू हमने 2 लिख दी थी, तो 2 R इज़ वॉट, R इज़ 5, L इज़ वॉट, L इज़ 10, तो ये e टू द पावर -1 आ गया, तो I इज़ इक्वल टू ये देख 5/5 इज़ 1, 1 माइनस ओके ई टू द पावर -1, तो I इज़ 1 -1 अपॉन E और I इज़ इक्वल टू E-1 अपॉन E, ये आंसर आपको वहाँ पे नज़र आएगा। ओके नेक्स्ट, अब जरा इस सवाल को पढ़िए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अभी तक बैटरी कनेक्टेड है। इस सवाल में क्या कह रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, मतलब जब सर्किट को कनेक्ट किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, मतलब स्टेडी स्टेट आ चुकी थी, फिर तुमने बैटरी हटा दी। तो व्हेन डिस्कनेक्टेड, जब तुमने डिस्कनेक्ट किया उस टाइम सर्किट में करंट कितनी थी, तो उस टाइम तो स्टेडी स्टेट थी ना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डिस्कनेक्ट किया है मतलब स्टेडी स्टेट थी जब डिस्कनेक्ट किया है, तो उस टाइम सर्किट में कितनी करंट थी, तो कितनी स्टेडी स्टेट में करंट होती है E/R, E 100 है और R भी 100 है, मतलब 1 एम्पियर करंट उस मोमेंट पर हुआ करती थी जब तुमने डिस्कनेक्ट किया है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद A और B पॉइंट को आपस में मिला दिया, मतलब ये बैटरी यहाँ से हटा दी और A और B को आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो अब तुम्हें सिर्फ ये वाला सर्किट नज़र आ रहा होगा, सिर्फ ये वाला बैटरी हट चुकी है। ओके नाउ अब इसको बोलते हैं डिके ऑफ करंट। जब बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है RL सर्किट में, तो अब इस टॉपिक को कहते हैं डिके ऑफ करंट। और अब इसमें नाउ ऑनवर्ड्स कितनी करंट बची होगी उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ, जहां आई नॉट क्या है कि जब डिस्कनेक्ट किया तो कितनी करंट थी, तो कितनी करंट थी 1, और ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ, टी कितना कह रहा है 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, चल अलग से निकाल लो इसको, टी अपॉन टॉ, टी है 1 मिली सेकेंड, यूनिट का ध्यान रखेंगे, टॉ क्या होगा L/R, वैल्यू पुट करें 10 टू द पावर -3, R कितना है 100, L कितना है 100 मिली हेनरी, ध्यान रखना भाई 1 आ रहा है भाई,
तो ये 1 आ रहा है, इसका मतलब I की वैल्यू आ गई है e⁻⁻1, दैट इज 1/e। तो इतनी करंट बची हुई होगी। समझ आया बच्चों? अच्छा, इसके अलावा एक सवाल में मैंने वो जो सवाल करवाया कि एक कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन डाल दी, तो अगर वो सॉफ्ट आयरन डालने से मैं कह रहा था कि देखो एल चेंज होगा, तो वहाँ अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आया हो कि एल क्यों चेंज होगा, तो ज़रा मैं उसका आंसर दे दूँ। देख, बेसिकली क्या है कि जैसे ये कोई कॉइल है, तो इस कॉइल में फॉर एग्जांपल एक करंट है, एल तो समझते हो ना, सेल्फ इंडक्टेंस। तो इस टाइम अगर मैं तुमसे कहूँ कि कितना फ्लक्स इस कॉइल से पास होगा, तो फॉर एग्जांपल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं और एन बी ए ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। तो फाई इज इक्वल टू एन बी की जगह क्या लिखोगे, म्यू नॉट एन आई, और ए की जगह पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर इसका ये रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो फाई इज इक्वल टू ये एन और ये म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। इस फाई को हम क्या लिख देंगे, एल आई। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू आई, वेयर आई इज कैंसल्ड आउट। तो आप देख सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला आया है वो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल आया है। इसका मतलब परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड है। अभी तक इसमें क्या था, फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस था तो म्यू नॉट पे डिपेंड है। अगर तुम कोई मीडियम डाल दोगे तो ये परमिएबिलिटी बदल जाएगी। ओके, तो परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस, इसलिए सॉफ्ट आयरन के डालने से परमिएबिलिटी बदल जाएगी, और परमिएबिलिटी बदल जाएगी तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बदल जाएगा। लेकिन बच्चों स्टडी स्टेट में ना, स्टडी स्टेट में क्या होता है, जब ई टू द पावर क्या लिख रहे होते हो, टी बाई टॉ, तो टी बाई टॉ लिख रहे होते हो, तो फिर ये टॉ क्या हो जाता है, एल बाई आर। तो अब ये अगर टी को मैंने इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो फिर तुम चाहे यहाँ कुछ भी करते रहो, ये तो फिर इन्फिनिटी ही रहना है। तो एल की वैल्यू बदलने से इस पर कोई चेंज नहीं आ रहा था, ये मैंने उसमें कहा था। आप लोग मुझे डाउट सेंड करते रहना, नेक्स्ट सेशन में यहाँ से आगे कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।